Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Mechanical Properties of Solids. और आज के लेक्चर में बेटा हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेस स्ट्रेन को खत्म करने की कोशिश करेंगे, कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बेसिकली कल के जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने मोस्टली तो बातें इधर उधर की बातें ज़्यादा हुई हैं और टॉपिक कम कवर हुआ है, लेकिन आज का लेक्चर ऐसा रहेगा जिसमें टॉपिक्स ज्यादा कवर होंगे, इधर उधर की बातें थोड़ी सी कम रहेंगी। ठीक है, सो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था इलास्टिसिटी से। कहां से स्टार्ट किया था? इलास्टिसिटी से। इलास्टिसिटी में क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने बोला था इलास्टिसिटी क्या है भैया? इलास्टिसिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि यदि हम लोग एक डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं तो जब बॉडी अपनी ओरिजिनल साइज को रिगेन करती है तो ये जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी इलास्टिसिटी। दूसरी जो हम लोग बात करते हैं वो है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में क्या हो रहा है कि एक बार डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगा दिया तो उसके बाद में बॉडी परमानेंट डिफॉर्म हो जा रही है, वो आपकी प्लास्टिसिटी हो गई। उसके बाद में हम लोगों ने जब आगे बढ़ा थोड़े से तो हम लोग पहुंच गए स्ट्रेस पर। कहां पर पहुंच गए? स्ट्रेस पर। स्ट्रेस का मतलब हम लोगों ने बताया था रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये जो स्ट्रेस था वो हमारे पास में तीन तरह का स्ट्रेस होता है। कितने तरह का स्ट्रेस होता है? तीन तरह का। कौन कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल, उसके बाद में वॉल्यूम और उसके बाद में शियर। सो हम लोगों ने बेसिक एक पॉइंट पढ़ लिया है और वो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, कौन सा पढ़ लिया है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पढ़ लिया है। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के अंदर में जो हम लोग बात कर रहे थे, यहां पर दो पॉइंट फिर से निकल के आए थे, एक तो था टेंसाइल वाला और एक था कॉम्प्रेसिव वाला। लेकिन हम लोगों ने वहां पर एक ही पॉइंट बोला है कि जब तक कुछ बोला नहीं जाए कॉम्प्रेसिव है या टेंसाइल है तो टेंसाइल को ही लॉन्गिट्यूडिनल में भी हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, श्योर। नाउ अब यहां पर जो पॉइंट हमारे पास में निकल के आता है टेंसाइल स्ट्रेस, जिसे हम लोग कह रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या था बेटा टेंसाइल स्ट्रेस? ऐसा स्ट्रेस जहां पर जो चेंज इन लेंथ कराए। क्या कराए बेटा? चेंज इन लेंथ कराए, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग बोल रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस। फॉर्मूला सिंपल था और वो क्या था बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसमें फोर्स जो हम लोग लिखते हैं वो कौन सा था? रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। और उसमें भी मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स आता है आपका, वो आपके अप्लाइड फोर्स के बराबर ही आता है। इज इट क्लियर टू यू? श्योर हैं? आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपने सेकेंड नंबर के स्ट्रेस पर बात करते हैं। और सेकेंड नंबर का जो स्ट्रेस है वो है आपका वॉल्यूम स्ट्रेस। कौन सा है? वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूमेट्रिक भी लिख देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। चलो, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस? तो हम लोग कहते हैं व्हेन द स्ट्रेस एसोसिएटेड causes the change in volume, then we say that this stress is volume stress। तो उस स्ट्रेस को हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेस कहेंगे। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या है कि जब कभी भी आपका कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है और वो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है? आपके वॉल्यूम में परिवर्तन लाता है, आयतन में परिवर्तन लाता है, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे या वॉल्यूम स्ट्रेस कहेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, फॉर्मूला भी एकदम सिंपल रहेगा। वॉल्यूम स्ट्रेस, कुछ नया नहीं करना है हम लोगों को, जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। इसमें भी फॉर्मूले में वही फोर्स अपॉन एरिया ही आने वाला है, कुछ भी नया नहीं आएगा। लेकिन यहां पर जो फोर्स है, अब जैसे कि आप जानते हैं फोर्स मतलब कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स लिखूंगा या क्या लिखूंगा? तो लिखते समय तो मुझे यहां पर भी वही लिखना है, कौन सा? रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा? रीस्टोरिंग फोर्स ही लिखना है। लेकिन जब मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं वॉल्यूम स्ट्रेस में, तो यहां पर एक टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड होती है और वो होती है बेटा प्रेशर। वो क्या होती है? प्रेशर। मतलब कैसे? जैसे मान के चलो आपके पास में एक रबर की बॉल है। ठीक है, एक रबर की क्या है? बॉल है। अब इस बॉल पर यदि सब तरफ से एक समान प्रेशर मैं अप्लाई कर देता हूं तो क्या होता है भाई? प्रेशर के कारण क्या होगा? यहां पर एक फोर्स आएगा, बिकॉज प्रेशर इज ऑल्सो डिफाइंड एज फोर्स अपॉन area. So due to the change in pressure,
चेंज इन प्रेशर, हमारे पास में यहां पर एक फोर्स आ जाता है। सो उस फोर्स को हम लोग यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और ये जो आता है, जैसे मान के चलो मैं इस तरह से यहां पर क्या बोल देता हूं कि भैया यहां पर ये प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अभी मैं एरोज को कैसे भी बना रहा हूं तो डरने की जरूरत है नहीं, आगे चल के हम लोगों को फ्लूइड वाले चैप्टर में समझ में आएगा कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, कौन सा प्रेशर कम होगा, जब हम लोग फ्लूइड में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए देख लीजिए, हम लोगों ने मान लिया कि भैया इसका वॉल्यूम इनिशियली क्या था, V था, लेकिन ड्यू टू दिस प्रेशर चेंज हमारे पास में वॉल्यूम में जो है क्या हो गया, चेंज आ गया, और ये चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा V। तो जो बचा हुआ वॉल्यूम क्या होगा, वो होगा V डैश। क्लियर है। सो यहां पर जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स निकल के आता है वो निकल के आता है A इंटू dP, और अपॉन एरिया तो आपका A रहेगा, सो इट बिकम्स dP, इट बिकम्स व्हाट, dP। सो वॉल्यूम स्ट्रेस जो है इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं चेंज इन प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है। वॉल्यूम स्ट्रेस जो है वो आपका कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, चेंज इन प्रेशर के इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है। सिंपल सा टॉपिक है, श्योर। चलो आगे बढ़ेंगे अगले वाले पर, और अगला वाला जो है हमारे पास में वो होता है शियर स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में हम लोगों को क्या कहना है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कब होता है, मान के चलो हम लोगों ने किसी बॉडी पर एक इस प्रकार का फोर्स लगाया कि वो फोर्स बॉडी की शेप में चेंज कर दे, बॉडी की क्या कर दे, शेप में चेंज कर दे, तो ऐसे फोर्स को, सॉरी ऐसे स्ट्रेस को हम लोग कहेंगे शियर स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेस को क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं कि व्हेन deforming force, when deforming force causes, when deforming force causes change in shape, change in shape, then associated stress, associated stress will be called as, associated stress will be called as shear stress। कौन सा स्ट्रेस कहेंगे इसे, shear स्ट्रेस कहेंगे। अच्छा, अब यहां पर एक खास बात होती है जो हमारे सिलेबस से एसोसिएटेड है, और वो ये है कि जब हम लोग यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है ये लगाया जाता है टेंजेंशियली। कैसे लगाया जाता है, टेंजेंशियली लगाया जाता है। मतलब कैसे, तो जरा समझिए, हमारे पास में मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी ये वाली लेंथ आप L मान लीजिए, और ये वाली साइड आप अभी B मान लीजिए, ठीक है, और इसकी एक डेप्थ भी है जिसे हम लोग अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्यू है। नाउ अब मैंने क्या किया कि मान के चलो यहां पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया F, ठीक है। अब इसकी गहराई है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन गहराई है दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपको फ्रंट व्यू तो दिख रहा है, यस और नो। तो अब जब ऐसे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, नीचे का बेस तो अपनी जगह फिक्स हो गया, ऊपर के फोर्स के कारण ऊपर की जो लेयर्स हैं वो आपकी कुछ इस प्रकार से ऐसे सरक जा रही हैं, और ऐसे सरकने के कारण यहां पर शेप में क्या आ गया है, चेंज आ गया है। क्या हो गया है, देयर इज अ चेंज इन शेप। सो इस स्ट्रेस को हम लोग नाम देते हैं शियर स्ट्रेस। और जब शियर स्ट्रेस की बात करते हैं हम लोग तो फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूले में लिखने का तरीका सिंपल कि भैया शियर स्ट्रेस जो होगा आपका, देखो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा फास्ट चल रहे हैं सर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इस पे ज्यादा सवाल बनेगा नहीं आपका। तो ये होगा टेंजेंशियली अप्लाइड फोर्स, टेंजेंशियली अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, डिवाइडेड बाई एरिया, जिस एरिया में आप ये फोर्स क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। क्लियर, इज इट क्लियर टू यू, श्योर है। अच्छा, सो हमारे पास में ये आ गया शियर स्ट्रेस। अब जब स्ट्रेस की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर स्ट्रेस के साथ में एक और टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड होती है, और उस टर्मिनोलॉजी का नाम है स्ट्रेन। उस टर्मिनोलॉजी का नाम क्या है, स्ट्रेन, जिस पर हम लोगों को सवाल बनते हैं, जिस पर हम लोगों को सवाल
बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो उसका क्या सर स्ट्रेस पे सवाल नहीं बनते हैं? बिल्कुल बनते भैया, क्यों नहीं बनेंगे, करवाऊंगा मैं अभी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of change in dimensions, change in dimensions to the original dimensions, to the ओरिजिनल डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस को क्या कहेंगे? इनका जो रेशियो निकल के आएगा उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेन। क्या स्ट्रेन को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है? बिल्कुल, स्ट्रेन को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया होगा? जिस बेसिस पर आपके स्ट्रेस हैं उसी तरह से आपके पास में स्ट्रेन भी होंगे। पहला होगा आपके पास में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा। फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा आपके पास में वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा। और लास्ट में हम लोग तीसरे नंबर पे जब बात करेंगे तो आपके पास में शियर स्ट्रेन आएगा। कौन सा स्ट्रेन आएगा बेटा? शियर स्ट्रेन आएगा। तो मतलब वही वाली बात है, बिल्कुल सिमिलर। जैसे स्ट्रेस पढ़े थे 3, क्या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पढ़ा था? यस। क्या वॉल्यूम स्ट्रेस पढ़ा था? यस। क्या मैंने शियर स्ट्रेन पढ़ा था? यस। शियर स्ट्रेस पढ़ा था? यस। तो सिमिलर वे में हमारे पास में 3 स्ट्रेन भी आएंगे, और वो जो 3 स्ट्रेन है वो कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडिनल, वॉल्यूम और शियर। क्लियर है? सिंपल भाषा है एकदम, देखो आसान है टॉपिक, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। फिर से सोचो, स्ट्रेस क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग लगा रहे हैं वो क्या है? वो आपका यदि देखा जाए तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बन जाती है तो वहां पर ये अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है। अब अप्लाइड फोर्स जब हम लोग एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस बार तो कई बार एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करेंगे, कई बार उसके खुद के वेट के कारण आएगा। यस और नो? क्या आप ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। चलो हम लोग स्ट्रेन पे बढ़ते हैं फटाफट से। जब मैं स्ट्रेन पर बढ़ता हूं तो सबसे पहला जो स्ट्रेन मुझे देखना है वो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। कौन सा वाला है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की जब मैं बात करता हूं तो वो क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को? तो जरा ध्यान से देखिए, हम लोगों ने स्ट्रेन वर्ड पढ़ा है। स्ट्रेन वर्ड का क्या मतलब है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पढ़ा है, जहां पर हम लोग बोलते हैं ऐसा स्ट्रेस जब हम लोग एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो जब लेंथ में चेंज से एसोसिएटेड जो स्ट्रेस होता है उसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं। अब इन दोनों को क्या कर दिया गया है? कंबाइन करके लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिखा गया है। मतलब हो ना हो, डेफिनेटली ये जो स्ट्रेन है वो लेंथ से एसोसिएटेड होना चाहिए। और यदि ऐसा है तो अब आप सोचिए इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाना चाहिए। तो आप कहोगे इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो होता है उसे हम लोग नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब देखो यहां पर क्या होगा, कई बार देखो, अब जैसे बुकलेट्स भी देखोगे या उसके अंदर में भी कई जगह आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि सिंबल्स में कहीं कंफ्यूजन लग सकता है। मतलब डिपेंड करता है कहां कैसे लगाना है, उसके बेसिस पर हम लोग सिंबल्स को यूज करते हैं। मतलब इन जनरली यदि मैं बात करूं तो ओरिजिनल लेंथ को हम लोग मोस्टली कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं और चेंज इन लेंथ को हम लोग स्मॉल एल से रिलेट कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी मिलेगा आपको कि ओरिजिनल लेंथ को स्मॉल एल से और चेंज इन लेंथ को डेल्टा स्मॉल एल से। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ को तो कैपिटल एल से कर दिया लेकिन इसको डेल्टा कैपिटल एल से कर दिया। तो उससे सिंबल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि चेंज इन लेंथ को स्मॉल एल से तो इसको डेफिनेटली कैपिटल एल से ही रिप्रेजेंट किया जा रहा
होगा। आर यू श्योर? इतना कोई परेशानी है? ओके, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। सो जरा इसको हम लोग देखते हैं। रेशो वाली बात तो मैंने कर दी है, तो भैया मैं यहां पर लिख देता हूं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर, काम करता हूं, इसको अगले पेज पे ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये आपका होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अपॉन में क्या आएगा? ओरिजिनल लेंथ आएगा। लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। हिंदी मीडियम, लंबाई में परिवर्तन और नीचे क्या लिखूंगा? वास्तविक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन, हिंदी मीडियम लिखते भी चलिए, मैं लिखूं क्या बार बार? हालांकि मैं बोल तो देता हूं। देखो, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तब आपको बेटा इंग्लिश में ही सब कुछ रहेगा। सो आप लोगों को इंग्लिश को धीरे धीरे अपने को क्या करना है? इंग्लिश को ग्रैस्प करना है, ठीक है? कभी कभी मैं लिख देता हूं, मोस्टली मैं भी अवॉइड करता हूं, लेकिन मैं बोल के जरूर बता देता हूं कि इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है? स्ट्रेन को कहते हैं विकृति। स्ट्रेन को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं, है ना? अनुदैर्ध्य विकृति बोलते होंगे इसको। चलो अब बात करते हैं आगे, थोड़ी सी बात करते हैं। डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो गया। क्या इसके कोई डायमेंशंस होंगे क्या? नहीं। क्यों? देखो, डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ। मतलब चेंज इन लेंथ भी होगी तो वो एक सेम यूनिट में होगी, और लेंथ भी एक सेम यूनिट में होगी, तो दोनों का रेशियो लोगे तो यूनिट से यूनिट कट चुकी होगी। मतलब स्ट्रेन जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन जो है वो आपकी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। याद रह जाएगी? पक्का है? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं एक पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और वो पॉइंट क्या है? खुला? चलो देखो, यहां पर हम लोगों ने क्या किया है? एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी कुछ तो भी एक इनिशियली लेंथ है, जिसकी कुछ तो भी क्या है? एक इनिशियल लेंथ है। और हम लोग अब क्या कर रहे हैं? इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? एक फोर्स लगा रहे हैं। अब जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाने के कारण देखो, दोनों साइड से मैं फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोनों साइड से जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो देखो, पहले मैं आपको डायग्राम को जूम करके दिखाया और कुछ भी नहीं, क्योंकि डायग्राम छोटा दिख सकता है आपके मोबाइल की स्क्रीन पे। यदि आप देखोगे तो इसको बस जूम किया गया है। अब यहां से फोर्स लगना चालू हुआ है। फोर्स लगने के कारण जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि आपकी जो ये लेंथ है ना, ये लेंथ चेंज हो रही है धीरे धीरे। देखो लेंथ क्या हो रही है? आपकी लेंथ चेंज हो रही है, 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 ठीक है? सो जब लेंथ में परिवर्तन हुआ है तो आप पा रहे हैं कि ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, जिसके बारे में मैं इतनी देर से बता रहा हूं। लेकिन इसके साथ में एक पॉइंट और देखिए, वो क्या है? आपने यदि ध्यान से देखा होगा तो पहले ये पतला था ऑब्जेक्ट और लंबा था। पहले ये ऑब्जेक्ट पतला था और लंबा था, लेकिन जब मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो धीरे धीरे ये पतला लंबा तो कम होता गया, लंबाई कम हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये मोटा होते जा रहा है। होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है? यस। ये जो मोटा हो रहा है इसको तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया। इसको क्या मैंने कंसीडर किया है? अभी तक तो कंसीडर नहीं किया है, लेकिन जब मैं आगे चलूंगा तो इसे कंसीडर करूंगा और एक अलग तरह का स्ट्रेन बनता है जिसे हम लोग नाम देते हैं लैटरल स्ट्रेन। क्या नाम देते हैं बेटा? लैटरल स्ट्रेन। वास्तविकता में यह है कि जब हम लोग लैटरल स्ट्रेन की बात करते हैं तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रहेगा। यहां पर जस्ट समझाने के पर्पस से मैं इसको ले रहा हूं, बात को पहले ही समझ लीजिए, नहीं तो बाद में कई लोग बोलेंगे अच्छा सर ते तो यहां तो कुछ अलग बताया है, वहां कुछ अलग बता रहे हैं। कुछ अलग नहीं है, इट इज जस्ट ओनली टू एक्सप्लेन यू, ठीक है? ताकि आप समझ जाएं थोड़ा सा चीजों को। नहीं तो फिर देखो ये पाइप और वो पाइप जब एक जैसे दिखने लग जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं समझिए। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का क्या मीनिंग है? जब आप फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के कारण लेंथ में परिवर्तन आता है, लेंथ चेंज होती है, तो हम लोग कहते हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है।
बराबर है। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से एक पॉइंट को देखिए कि हम लोगों ने लेंथ में चेंज को तो कंसीडर किया, लेकिन क्या इसका एरिया भी तो चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है मतलब ये विड्थ भी चेंज हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है। तो ये कहां गया? तो सर फिर हम लोग इसको इधर से करके देख लेंगे। यस, करके देख सकते हैं। कब करके देख सकते हैं? जब आपके पास में ऐसा कोई क्यूबिकल टाइप का या क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर हो। लेकिन जब हमारे पास में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ तार के लिए पढ़ रहे हैं या वायर के लिए पढ़ रहे हैं, तो उस समय तो नहीं कर पाएंगे। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, लेटरल स्ट्रेन नाम का एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जिसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा पॉइजन रेशियो के टाइम पे। सो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है कि भैया आपका चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है, वो आपका लेटरल स्ट्रेन होता है। लेकिन अभी यहां पर देखिए कि इसमें भी एक लेटरल स्ट्रेन आपको देखने को मिल रहा है। और इसको हम लोग देखो, यहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की। देखो ये लेंथ में चेंज हो गया, देखो ये ग्रीन सेक्शन अलग से दिख रहा है, इतना कम हो गया। लेकिन साथ ही साथ में आप उसी समय देखिए कि आपके पास में क्या हो रहा है, इसकी जो मोटाई है वो भी तो बढ़ गई है। पहले इतना सा था, अब बढ़ गया है। तो इसे हम लोग बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे? लेटरल स्ट्रेन कहेंगे। श्योर? चलो आगे हम लोग बात करते हैं हमारे पास में। और अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास में वो आता है आपका, क्या गया, खुल गया, लेटरल स्ट्रेन। अभी थोड़ी सी देर के लिए साइड में रख लीजिए, हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन उससे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। और दूसरा वाला जो है उसे कहा जाता है वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या कहेंगे बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेन। कैसे वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है फिर? वॉल्यूम स्ट्रेन इज सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या लिखूंगा मैं? इट इज डिफाइंड एज ratio of change in volume to the original volume। आयतन में परिवर्तन और वास्तविक आयतन के अनुपात को वॉल्यूम स्ट्रेन या आयतन विकृति कहते हैं। कई लोग सोचते होंगे हिंदी में बड़ी बढ़िया यार, सीधा सीधा वर्ड है, उसी का वही मीनिंग है। लेकिन ऐसा कोई है नहीं है, ऐसा समझना नहीं है। कई बार हिंदी के वर्ड्स इतने डिफिकल्ट होते हैं जो समझ में बहुत मुश्किल से आते हैं। ठीक है, चलो। सो हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेन की। सो फॉर्मूला वाइज आपके पास में आ जाएगा कितना? डेल्टा वी अपॉन वी। ये क्या हो गया? वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया। आप चाहें तो इसे डीवी बाई कैपिटल वी भी लिख सकते हैं। श्योर? यस और नो? तो हम लोग इसको समझ लेते हैं जरा थोड़ा सा। वॉल्यूम स्ट्रेन आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा? तो देखिए हम लोग यहां पर देखो, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहां पे क्यूबिकल स्ट्रक्चर ही ले रहा हूं, लेकिन रियलिटी में आपको भी मैंने आपको बताया भी है कि हम लोग जो यहां पर पढ़ेंगे वो कैसा रहेगा? एक गोलाकार रहेगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें हम लोगों को बात करनी है। लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है कि भैया देखो, इस समय ये आपके इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल वॉल्यूम है v। यदि मैं इस पर सारे डायरेक्शन से एक समान फोर्स अप्लाई करता हूं, या मैं बोलूं इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर, दिस ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन प्रेशर। तो भैया प्रेशर आता कहां से? प्रेशर भी तो फोर्स के कारण ही आता है। जब आप एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो किसी एरिया पर तो आपका प्रेशर डेवलप होता है। यस और नो? तो यहां पर हमने वही काम किया है। हमने क्या किया है? सब डायरेक्शन से, ऑल डायरेक्शन से एक समान फोर्स यहां पर लगा दिया है, तो प्रेशर एसोसिएटेड हो गया है। उस प्रेशर के कारण हम लोग यहां पर जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो होता है कौन सा? वॉल्यूम स्ट्रेस। और जब वॉल्यूम स्ट्रेस हुआ है तो उससे रिलेटेड हमारे पास आएगा वॉल्यूम स्ट्रेन। कैसे? देखो पहले साइज देखो, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, वो आपकी ओरिजिनल साइज थी या ओरिजिनल वॉल्यूम था। अब आपने प्रेशर अप्लाई किया या फोर्स अप्लाई किया तो आपके पास में क्या हो गया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया है। यस और नो? श्योर हैं आप लोग? इतना सिंपल सी बात को खत्म करते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास में मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं यहां पर, ताकि अगला वाला पॉइंट खत्म हो जाए। खुला नहीं ना?
चलो भाई, ये देखो ये क्या है, यहां पर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखो ये आपको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्लियरली, इस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, और ये फोर्स कैसे लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं जैसे रंदा मारते ना, आपने देखा रंदा मारना, रंदा मारना सर क्या होता है, आपने यदि कभी कारपेंटर को देखा होगा तो कारपेंटर को जब लकड़ियां घिस रहा होता है, उसे स्मूथ बनाने की कोशिश करता है, तो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से चलाता है, तो कुछ उसी टाइप का हम लोग यहां पर फोर्स लगा रहे हैं। ऐसा फोर्स लगाने पर क्या हुआ कि नीचे का बेस जो है वो तो आपका फिक्स रह गया, लेकिन ऊपर की जो लेयर्स हैं वो आपकी क्या हो रही हैं, सरक रही हैं, ऊपर की लेयर्स क्या हो रही हैं, सरक रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो फोर्स हमारा लग रहा है, दिस फोर्स इज व्हाट, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। सो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाए गए फोर्स के कारण बेस अपनी जगह फिक्स है, लेकिन ऊपर की जो लेयर्स है उनमें एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। देखो सबसे ऊपर वाली लेयर इतना सरक गई, उसके नीचे वाली थोड़ा कम सरकी होगी, कम 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 कम, यस। सो ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और किसका, अपर लेयर्स का, जबकि बेस क्या है, फिक्स है। तो इस फोर्स के कारण हम लोग एक स्ट्रेस पड़े हुए हैं, और वो है आपका शियर स्ट्रेस। क्या पड़े हुए हैं, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस से एसोसिएटेड क्या होगा, शियर स्ट्रेन होगा। शियर स्ट्रेस से कौन एसोसिएटेड होगा, शियर स्ट्रेन एसोसिएटेड होगा। इज इट क्लियर टू यू? अरे देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है तो आप एक काम कर सकते हैं, स्पंज का एक टुकड़ा ले सकते हैं, और उस स्पंज के टुकड़े पर ऊपर की साइड से फोर्स लगाइए, आप देखेंगे कि उस स्पंज का टुकड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं स्पंज लेके आऊं, उसके बजाय मैंने ये ले लिया, सीधा सीधा हो गया काम। इज इट क्लियर टू यू? श्योर। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और शियर स्ट्रेन में एक बात देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, सबसे ऊपर वाली लेयर है वो सबसे ज्यादा सरकी, और उसका जो लेंथ है यहां से जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। उसके थोड़ी सी नीचे वाली लेयर पे बात करोगे तो उसका सरकना थोड़ा सा कम है, और उसकी डिस्टेंस भी थोड़ी कम है। तो फिर हम शेयरिंग स्ट्रेन में हम लोग किस प्रकार से काम करेंगे, तो हम काम करेंगे यहां पर इस बनने वाले एंगल से। किससे काम करेंगे, इस बनने वाले एंगल से, और इस बनने वाले एंगल से फिर हम लोग कहेंगे हमारे पास में आ जाएगा शियरिंग स्ट्रेन। क्या आएगा, शियरिंग स्ट्रेन, और इस एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे थीटा से। लेकिन यहां पर देखिए आपके पास में टेन थीटा बनेगा। क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा, और वो टेन थीटा क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट ये साइड, और ये हाइट हो गई, बराबर है। और थोड़ा सा यदि मैं यहां पर सोचता हूं तो वो ये है कि भैया शियरिंग स्ट्रेन को जब हम लोग डिफाइन करेंगे, शियर स्ट्रेन को, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, सोचो। देख लिया आप लोगों ने किस प्रकार से हो रहा है? यदि देख लिया है तो बस अब आगे बढ़ जाइए। क्या, द नेक्स्ट हेडिंग, शियर स्ट्रेन। कौन सा हेडिंग, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता है बेटा, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन आपका होता है, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as ratio of relative displacement of any layer with respect to its fixed base। मतलब कैसे, डायग्राम से समझते हैं। ये आपके पास में मान के चलिए ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी ये लेंथ L है और ये वाली लेंथ B है, ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था। मैं इस पर क्या कर देता हूं, एक फोर्स अप्लाई करता हूं। भैया मैंने यहां से एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। अब इस टेंजेंशियल फोर्स के कारण क्या हुआ कि भैया नीचे की ये जो है ये तो फिक्स रह गई, लेकिन आपकी अपर लेयर क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। और कितनी डिस्प्लेस हो गई, मैंने माना कि जो अपर लेयर डिस्प्लेस हुई है ये हुई है आपकी x। कितनी हुई है, x। यदि यहां x हो रही है तो यहां पर भी क्या हो रही है, x हो रही है। और जो लेयर आपकी डिस्प्लेस हुई है उसकी फिक्स बेस से
जो दूरी है वो मैंने मान ली कितनी, बी। कितनी मान ली, बी। तो यहां पर आपके पास में एक एंगल बनते हुए नजर आया होगा और वो एंगल है थीटा। तो जो आपका शियर स्ट्रेन होता है इसे हम लोग थीटा से भी डिनोट करते हैं। लेकिन कैसे करेंगे जरा देखिए यहां पर, आई कैन राइट टेन थीटा। क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा। और ये टेन थीटा क्या आएगा, तो ये आएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर अपॉन what, distance from the fixed layer, distance from fixed layer, distance from fixed layer। ये बात समझ में आ रही है। सो अब इसे यदि मैं लिखना चाहूं तो टेन थीटा क्या बनेगा जरा यहां पर बता दीजिए मुझे। यहां आपका जो टेन थीटा निकल के आएगा वो निकल के आएगा एक्स अपॉन बी। टेन थीटा कितना निकल के आएगा, x अपॉन बी। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या इतना डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, नहीं। तो हम लोग कहते हैं कि इफ थीटा इज स्मॉल, यदि थीटा क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो हम जानते हैं टेन थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है। और टेन थीटा थीटा जब छोटा होता है तो साइन थीटा इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यहां से मैं कह सकता हूं थीटा विल बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी। एग्जामिनर इसमें कंफ्यूज करता है, ध्यान रखना कैसे कंफ्यूज करता है सर। तो जैसे मैंने यहां पर ये डायग्राम बनाया है तो एल दे देता है, बी दे देता है। डायग्राम बना के नहीं देगा लेकिन एल और बी दे देगा, एच भी दे देगा। और फिर वो बोलेगा कि भैया मैंने ऐसे डायरेक्शन में, जैसे सॉलिड स्टेट में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ कुछ वैसे ही क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिल सकते हैं। और उसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके चलो। सो हम लोग तीनों तरह के स्ट्रेस को पढ़ चुके हैं और तीनों तरह के स्ट्रेन्स को पढ़ चुके हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन यहां पर खत्म हो गया है। वास्तविकता में देखा जाए तो ये सब एक ही लेक्चर का कंटेंट था, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ बातें करते समय हमारे को टाइम का ध्यान रहा नहीं और हम लोग आगे आगे निकल के आ गए। ठीक है, ओके। सो अब आगे निकल के तो आ चुके हैं, लेकिन अब आगे निकलने के पश्चात अब हम लोग यहां पर कुछ लॉज के बारे में बात करेंगे। एक सिंपल लॉ के बारे में बात करेंगे और उस लॉ का नाम है हुक्स लॉ। क्या नाम है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ, हुक हुक हुक, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ एकदम सिंपल सा है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब समझिए, देखो यहां पर ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है समझिए। आगे चल के आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक कर्व सिखाया जाएगा और वो कर्व कुछ ऐसा रहेगा, ऐसे बता दूं, ये ऐसे गया, ये ऐसे ऐसा जाएगा। मतलब ऐसे मान के चलो कि पल्लू लहरा रहा हो या टकले के सर से हाथ घुमाया हो, है ना, ऐसा कुछ तो भी। ठीक है, मतलब समझ गए ना आप क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहिए ना। हाँ, हम कह रहे हैं हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट। जैसे आपने कभी देखा होगा रबर बैंड, रबर बैंड को खींचो 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 छोड़ो, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, क्या होता है? बाद में वो रबर ढीली पड़ जाती है, पड़ जाती है कि नहीं पड़ जाती है? यस और नो। तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यदि विद इन इलास्टिक लिमिट है तो हम लोग क्या कहते हैं कि कोई चीज को खींचा और फोर्स हटा दिया, तो छोड़ दिया, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को क्या कर रही है? वापस से रीगेन कर रही है। लेकिन यदि आपने कुछ इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि वो वापस अपनी साइज को रिगेन ही नहीं कर पा रही है, तो वो अपनी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को या एक लिमिट को क्रॉस करके आगे निकल चुकी है, जिसके कारण अब वो प्लास्टिक बिहेवियर दिखाने लग गई है। तो उससे जो नीचे की जो रेंज होती है उसे बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। उसे क्या बोला जाता है? इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। और इस क्या बोलते हैं, यहां पर यही बोला गया हुक्स लॉ के अंदर में, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर में रहोगे
तो आपका जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। और यहां पर एक सिंपल सा ग्राफ बन जाता है, सिंस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की बात चल रही है स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस के अंदर में, तो ग्राफ कैसा आएगा सोचिए, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विदिन द इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको ऐसा भी कहा जाता है कि यदि हमारी इलास्टिक लिमिट्स को हम लोग एक्सीड ना करें, देन द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्या बोला? विदिन द इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। लिख देता हूं क्या? विदिन इलास्टिक लिमिट, एसी काम नहीं कर रहा, क्या चक्कर है? विद इन इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये होती है सिंपल सी डेफिनेशन हुक्स लॉ की। आगे एक बात समझना, क्या होता है ना, कई बार है ना स्टूडेंट कंफ्यूज, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब आएगा तब मैं बताऊंगा फिर से कि हुक्स लॉ जो है वो सिर्फ इतना सा है। एग्जामिनर इसी पे क्वेश्चन पूछ लेता है और इसमें अलग अलग चीजें घुमाते बैठता है। क्या कर देता है वो, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो कर्व है उसको इसमें डाल देता है और बोल देता है कि ये हुक्स लॉ है, और वो ऑप्शन नंबर ए में लगता है। एक्चुअली होता क्या है कि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हुक्स लॉ पढ़ाते ही वो पढ़ा देते हैं टॉपिक कौन सा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, तो उसके कारण स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज होता है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आज हम लोग हुक्स लॉ पे यहीं रुक जाएं और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो कर्व है फॉर स्टील, जो हम लोग स्टील के लिए पढ़ते हैं जनरली, उसको आज ना पढ़ के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ताकि क्या होगा कि आपके दिमाग में फिक्स रहेगा कि हुक्स लॉ यहीं तक है, हुक्स लॉ यहीं तक है और इतना सही है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, श्योर हो जाएंगे क्या? चलो, तो अब हुक्स लॉ को ही आगे पकड़ के इसी को खींचते हैं आगे। अब इसको सर यदि ये इतना सही है आप बोल रहे हो तो फिर खींचोगे क्या, मैं बताता हूं ना। देखो हमने लिखा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये बात तो तय है। ओके, सो मैं एक बात लिख सकता हूं, वो ये है कि स्ट्रेस इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। क्या ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है, आई कैन से दैट कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है इट शुड बी अ कांस्टेंट, यस और नो? क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो एक कांस्टेंट होना चाहिए, यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है, इस कांस्टेंट को बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब कई लोग है ना देखेंगे बुकलेट के अंदर में, ये तो बाद में दिया है सर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आगे दिया है, ये बाद में दिया है, कोई बात नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है, टॉपिक समझ में आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर हमारे हिसाब से तो सीक्वेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू क्या बोलते हैं इसको, टॉपिक। चलो कोई बात नहीं, जैसा आपको उचित लगे। सो हम लोग बात कर रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम लोग इसे चाहें तो ई से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जब ई की बात आएगी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो अगेन वही सिंपल सी चीजें, इसके डायमेंशंस वगैरह, तो देखो स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो डायमेंशन है वो स्ट्रेस के डायमेंशंस के बराबर है। स्ट्रेस के डायमेंशन ऑलरेडी बेटा आपको बता चुका हूं, प्रेशर के डायमेंशंस के बराबर होते हैं। तो ये कुछ चीजें होती है ना, कई बार आपने देखे होंगे क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम डायमेंशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशंस, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, यस और नो? लेंथ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी, यस, वर्क और टॉर्क डायमेंशन वाइज, वर्क एंड टॉर्क डायमेंशन वाइज। तो ये सवाल बनते ही नहीं बनते, तो कई बार ये एक पॉइंट हो सकता है वहां पे, स्ट्रेस प्रेशर, या प्रेशर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस, कोई भी ऑप्शन देके वो पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब कई लोगों ने अब नोटबुक निकाल के अब नोट डाउन करा होगा, ऐसा भी सवाल बन सकता है, यस? आगे आ जाओ। चलो, अब
सिंस, एक सेकंड में वापस से जा रहा हूं उसी स्लाइड पे, देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को मैंने नाम दिया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मैं जानता हूं स्ट्रेस मेरे पास 3 तरह के, स्ट्रेन भी 3 तरह के हैं, तो सर फिर तो हम एक के साथ में 3 लेंगे तो 3 के साथ में तो सर 9 पेयर बन जाएंगे, तो 9 कांस्टेंट होंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कितने कांस्टेंट होंगे? 3 ही होंगे। सर क्यों 3 होंगे, 9 क्यों नहीं हो रहे हैं? तो समझिए, जब आपका स्ट्रेस आपका लॉन्गिट्यूडनल है तो उससे एसोसिएटेड स्ट्रेन भी कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल ही है। यस और नो? तो इस बेसिस पर हमारे पास में जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसके भी बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। तो ये भी आपको 3 तरह के देखने को मिलेंगे। कितने तरह के? 3 तरह के। सो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट से। पहला जो आता है वो आता है यंग मॉड्यूलस। क्या आता है बेटा? यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉड्यूलस या यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो भी आप लिखना चाहें। बताओ इसकी डेफिनेशन बताओ फटाफट से, क्या आएगी इसकी डेफिनेशन? व्हाट विल बी इट्स डेफिनेशन? सिंपल सी बात है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कांस्टेंट है तो उसी से रिलेट करना है इस पॉइंट को भी आपको। यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा? तो आप लिखेंगे, सिंपल सी बात है, यंग्स मॉड्यूलस को बेटा हम लोग कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे और इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। सो यंग्स मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal स्ट्रेन। इन दोनों का जो रेशियो है उसे हम लोग यंग्स मॉड्यूलस कहेंगे। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाने की उम्मीद होती है वो इसी पर होती है। यस, चलो तो हम लोग बात करते हैं यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस आपने लिख दिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्ग स्ट्रेस नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या कई बार है ना हम लोग यंग्स मॉड्यूलस की डेफिनेशन में नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऐसे भी लिख देते, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वास्तविकता में वो नॉर्मल स्ट्रेस लिख के दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चलो यदि मैं फॉर्मूला वाइज बनाने की कोशिश करता हूं तो मैं लिखूंगा F बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का मतलब, और स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यस और नो? काम करता हूं मैं, इसको हटा लेता हूं, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। यस, तो इसको यदि मैं अच्छे से लिखूंगा तो y बराबर आएगा F कैपिटल L अपॉन स्मॉल ए एल या एल ए। ये क्या हो गया? यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला हो गया। और कुछ हो सकता है क्या इस फॉर्मूले में? यस, हो सकता है, और वो क्या हो सकता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं लगे हाथों। और वो क्या है? मान के चलो हमारे पास में एक वायर है। हमारे पास में क्या है? एक वायर है और बेटा ये इसकी एक लेंथ L है। ठीक है, और इसका मास M है। इसका मास क्या है? M है। तो ये अपने मास के कारण ही नीचे की तरफ लटकेगी और मैंने माना काफी सालों तक लटकी रहने के पश्चात इसकी लेंथ में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया और ये थोड़ी सी क्या हो गई? लंबी हो गई। ठीक है, तो इतनी लंबी हो गई, ज्यादा लंबी थोड़ी हो जाएगी कि पता लगा आपने 1 सेंटीमीटर की वायर लटकाई थी और 2 साल बाद देखने गए तो वो 5 सेंटीमीटर की होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो हार्डली मिलीमीटर में एक्सटेंशन होता है, लेकिन हम लोगों को उसको भी कंसीडर करना होता है। तो अब यहां पर देखो क्या हो रहा है कि यार यहां पर जो है एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। इसके अलावा तो और कोई फोर्स यहां पे आपको दिख नहीं रहा है। यस, दिख रहा है क्या? नहीं। सो इसी फोर्स की हम लोगों को चर्चा करनी है। तो आपने लिखा y बराबर, देखो मैं हमेशा याद बोलूंगा, फॉर्मूला रटने के बजाय इस पे ऐसे फोकस करो, F बाई ए अपॉन स्मॉल एल बाई कैपिटल L। तो y बराबर F इंटू एल अपॉन स्मॉल एल इंटू ए। अब आप F को लिख सकते हो mg और A को क्या लिख सकते हो? मैंने माना लेट से इसकी जो रेडियस है वो r है। कितनी है? r है। तो बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूज कीजिए, तो y बराबर आएगा
एम जी कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका इसका फॉर्मूला बन गया। मोस्टली सवालों में यंग्स मॉडुलस दिया रहता है और आपसे स्मॉल एल निकलवा सकता है या स्मॉल एल बाई एल निकलवा सकता है। अलग अलग चीजें, जैसा उसे अच्छा लगे वैसा वो एग्जामिनर आपसे निकलवा सकता है। क्या यंग्स मॉडुलस क्लियर हुआ? इस पे सवाल करने हम लोगों को जस्ट थोड़ा सा इंतजार कीजिए। क्या है ना, तीनों की तीनों को मैं पहले खत्म कर लेता हूं। अब देखो, हमने पढ़ा है कौन सा? यंग्स मॉडुलस। सिंपल है यंग्स मॉडुलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये मैंने यहां पर सेट कर दिया। इसमें मोस्टली क्या होता है, कई बार आपको सिंपल सा एक वायर दे देता है, उसका मास दे देता है, उससे एसोसिएटेड भी सवाल बन सकते हैं। हालांकि यदि मैं बात करूं तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड लेवल के सवाल भी बन सकते हैं जो मैकेनिक्स से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन वैसे सवाल हम लोगों को मेडिकल में जनरली पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, यस और नो, श्योर हैं? अब कई बार है ना, इसमें एक छोटी सी चीज और होती है, और वो होती है रिगार्डिंग क्या बोलते हैं, इलोंगेशन से रिलेटेड होती है। इलोंगेशन ऑफ वायर बाय ड्यू टू इट्स ओन वेट। लेकिन वहां पर जो है हम लोग कई जगह आप स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर में देखोगे तो वहां पर एक पॉइंट आता है, और वो ये आता है कि जो लेंथ लिखी जाती है वो L/2 ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं? L/2 ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि जो mg लग रहा होता है वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होता है, उसके कारण ऐसा कर लेते हैं। लेकिन मैं तो आपको सलाह दूंगा आप इसी पर फोकस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन में वो कंफ्यूजन नहीं देंगे, और यदि दिया तो फिर आपको उसे कंसीडर करना रहेगा। यस, चलो आगे बात करते हैं। पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। कई बार इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट में लेंथ जो है, हम तो पूरे ओरिजिनल वायर की लेंथ लिख रहे हैं, लेकिन कई बुक्स के अंदर में आपको ये देखने को मिलेगा कि वो बोलते हैं कि हायर लेवल पे जाने पर कि भैया वेट तो ये जो वेट है वो तो आपका सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर हो रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास से यहां तक की लेंथ को कंसीडर कीजिए, तो L/2 लिख देते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि हमारे लेवल पे चल जाएगा इसी में काम, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन बाई चांस दे तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने वहां पर आपको कंसीडर करवा के दिया हुआ है। मतलब एलोंगेशन पूछता है तो स्मॉल एल निकालना है, स्मॉल एल को इधर सरका दो, बाकी सब चीजें अपनी जगह एज इट इज हैं। ठीक है, ओके। चलो अगला वाला कौन सा आएगा? देखो, मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो लेके मैंने आपको यंग मॉडुलस बताया। अगला बोलो कौन सा आएगा फिर? अरे कौन सा आएगा? अगला आएगा वॉल्यूम से रिलेटेड। और वॉल्यूम से रिलेटेड जब मैं बात करता हूं तो सेकंड नंबर पे हमारे पास में आता है, और वो होता है बेटा बल्क मॉड्यूलस। कौन होता है? बल्क मॉड्यूलस होता है। अब ये बल्क मॉड्यूलस को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होगा? तो बल्क मॉड्यूलस के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो होता है आपका के। क्या होता है? के। कैपिटल के से हम लोग बल्क मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है बेटा? तो सिंपल सी बात है, बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। बात समझ में आई है या नहीं आई है? सर इसमें समझने लायक था ही क्या? इतना तो आसान सा टॉपिक है बेटा। आसान है इसीलिए तो इसमें से क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यस और नो? चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे जब पढ़ते हैं तो इसमें एक पॉइंट आता है, वो ये आता है कि जब हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस लिखते हैं तो वॉल्यूम स्ट्रेस आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है? सर वो तो याद नहीं है, थोड़ी देर पहले पढ़ा है, उसको बैक जाके देखिए आप। चलो सर देख लेंगे, लेकिन पहले आप तो लिख दो कुछ। तो मैं लिख देता हूं वॉल्यूम स्ट्रेस। तो भैया होने वाला तो वही है, फोर्स अपॉन एरिया होल डिवाइडेड बाई डेल्टा वी अपॉन वी। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आता है कि हम लोग है ना इसमें माइनस साइन का यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि भैया इसमें वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा होता है? डिक्रीज। इसके कारण हम लोग ऐसा कर लेते हैं। यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके भी लिख सकते हैं। तो K बराबर आएगा F इंटू वी अपॉन ए इंटू डेल्टा वी। F क्या होता है? अरे बोलो F क्या होता है? F इज द फोर्स। तो क्या मैं यहां पर उसके F बराबर mg लिख रहा हूंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बेटा। यहां पर F बराबर mg मत लिख देना। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? F फोर्स को लिखा जाएगा dp इंटू ए
इंटू वी अपॉन ए इंटू डेल्टा वी को मैं डीवी लिख रहा हूं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा सर, इससे कुछ होगा जो देखेंगे हम लोग। तो के कैन बी रिटर्न एज, माइनस कहां गया, माइनस वी डीपी बाय डीवी। के क्या हो गया, माइनस वी डीपी बाई डीवी। ये ओरिजिनल हो गई, ये क्या हो गई, ओरिजिनल इक्वेशन। ये क्या हो गई, ओरिजिनल इक्वेशन। कभी कभी क्या होगा, आपको प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देगा, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देगा, और आप उस बेसिस पर आप इक्वेशन को सॉल्व करके फिर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। यस, श्योर है। के बराबर माइनस वी डीपी बाई डीवी, के बराबर माइनस वी डीपी बाई डीवी, श्योर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पर एक पॉइंट और आता है, देखो क्या आता है उसको भी समझ लीजिए। उसे बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ना है, इसी के अंदर में ही पार्ट है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। और इसे डिफाइन, इसे सिंबल यूज किया जाता है सी। और ये जो होता है ना, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस के रेसिप्रोकल को कंप्रेसिबिलिटी मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस के रेसिप्रोकल को कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी। मतलब सी का फॉर्मूला आएगा कितना, 1/k। सी का फॉर्मूला कितना आएगा, 1/k। डायरेक्टली याद रखना है, और डायरेक्टली याद रखना है तो देखो k तो आपको मालूम है क्या है भैया, k तो ये आएगा माइनस वी डीपी बाई डीवी। यस, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनते हुए नजर आ जाएगा। सिंपल है कि कोई परेशानी होगी, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। अब थर्ड नंबर का बच गया, थर्ड नंबर वाले को भी फिनिश कर लेते हैं। और थर्ड नंबर वाला जो है वो है आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसे क्या बोला जाता है, देखो पहला यंग मॉड्यूलस, दूसरा बल्क मॉड्यूलस, तीसरा सर कॉम्प्रेसिबिलिटी था ना, नहीं कॉम्प्रेसिबिलिटी थर्ड नंबर में काउंट नहीं करना है, वो उसी के अंदर का ही एक पार्ट था। किसके अंदर का, बल्क मॉड्यूलस के अंदर का। यहां हम लोग लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और इसे हम लोग सिंबल यूज करते हैं ईटा, EITA, ईटा। नीता नहीं है, लेकिन सिंबल दिखते समय एन जैसा ही दिखता है। कौन सा होगा, कैसे करोगे सर जी, सिंपल है। तीसरे नंबर पे पहुंच गए तो हम लोग यहां पर लिखेंगे ईटा बराबर शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन। यदि अब आपको फॉर्मूला याद है तो आप बिना डरे बिना झिझके लिख दीजिए ईटा क्या होने वाला है, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। मैं यहां पर क्लियरली बता चुका हूं। तो शियर स्ट्रेस तो लिखूंगा मैं वही फोर्स अपॉन एरिया, और शियर स्ट्रेन क्या लिखूंगा, तो शियर स्ट्रेन में लिख सकता हूं थीटा, ठीक है। सो आपके पास में ये बन के आता है F अपॉन ए इंटू थीटा। और थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा, ध्यान रखना थीटा विल बी इन रेडियन, नॉट इन डिग्री, नॉट इन डिग्री। यस, डायग्रामेटिकली यदि आप बनाना चाहते हैं तो फिर से वही डायग्राम बनेगा, बार बार जितनी भी बार बनाओगे डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपका L, ये आपके पास में B, और यहां पर हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं F, जिसके कारण ये सरक के यहां आ गई। ये आपके पास में X है, तो बेटा आपके पास में F अपॉन A, और थीटा क्या हो जाएगा, X अपॉन B, X अपॉन B। अब एरिया किसका लेना है, कैसे करना है, जब आपके पास में सवाल आएंगे तब आप इस चीज को समझ जाओगे, ठीक है। श्योर हो गए, कर सकते हैं क्या। नाउ हमारे पास में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी तक की कहानी खत्म हो चुकी है। आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, और वो है आपका स्ट्रेन वाला जो पॉइंट था। याद है स्ट्रेन वाला पॉइंट, सर कौन सा स्ट्रेन वाला पॉइंट, जब हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भैया जब लेंथ में चेंज होता है तो उसके साथ साथ में डायामीटर्स में भी क्या होता है, चेंज होता है। डायामीटर में चेंज बोलो या फिर रेडियस में चेंज बोलो, उसके कारण जो स्ट्रेन होता है उसे हम लोग लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं।
और लेटरल स्ट्रेन के साथ में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एसोसिएटेड है, और इन दोनों का एक जो रेशियो निकल के आता है उसे कहा जाता है पॉइजन्स रेशियो। उसे क्या कहा जाता है? पॉइजन्स रेशियो, जहरीला अनुपात। पॉइजन्स रेशियो। ये पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, कैसे होता है? तो ये सिंपल सी बात है, यदि मान के चलो यहां पर आपके पास में एक वायर है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने L मान ली और इसकी जो रेडियस है R मान ली, और इस पर मैंने एक फोर्स लगाया ऐसे F, ठीक है। अब इस फोर्स के कारण क्या हुआ, इसी के अंदर मैं बना रहा हूं, इसके कारण हुआ ये कि ये जो है ना, ये वायर हो गई थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी पतली। वायर क्या हो चुकी है? थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी पतली हो चुकी है, और इस बार अब आपकी जो रेडियस है वो आर ना बचते हुए आर डैश बच गई है। सो यहां पर क्या हो गया है? डेल्टा आर आया है, चेंज इन रेडियस। सर तो फिर हम चेंज इन रेडियस लिखें या चेंज इन डायमीटर लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बातें सेम रहेंगी, लेकिन जब डिफाइन किया गया है तब हम लोग डायमीटर को ही डिफाइन करते हैं। मतलब देखो, पॉइजन्स रेशियो को हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा से, और सिग्मा क्या डिफाइन किया गया? सिग्मा पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain, lateral strain to the longitudinal strain। दोनों स्ट्रेन है, मतलब पॉइजन्स रेशियो, रेशियो वर्ड से ही अपने आप आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इज इट क्लियर टू यू? अब लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? तो भैया देखो, लेटरल स्ट्रेन की जब मैं बात करता हूं, लेटरल स्ट्रेन चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर, ठीक है, चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर। यदि थोड़ा सा कट रहा होगा तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, लेटरल स्ट्रेन, चलो मैं यही लिख देता हूं, लेटरल स्ट्रेन ये है आपका चेंज इन डायामीटर, चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर, ठीक है। अब जहां पर डायामीटर वर्ड है वहां पर 2 इंटू रेडियस लिख दूंगा तो 2 से 2 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो वो रेडियस से भी रिलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी वही वाला पॉइंट आता है, वो क्या है कि ये जो चेंज इन डायामीटर होता है बेसिकली यहां पर डिक्रीमेंट होता है। क्या होता है? डिक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट हो रहा है मतलब कमी होगी, मतलब डी आर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो सिग्मा को लिखा जाएगा माइनस डी आर बाई आर अपॉन डीएल बाई एल, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, और ये आपके पास में क्या आ जाएगा? पॉइजन्स रेशियो। ये क्या आ जाएगा? पॉइजन्स रेशियो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। श्योर? नाउ अब छोटी छोटी सी बातें मैं पॉइजन्स रेशियो के बारे में बता दूं, और वो ये है कि थियोरेटिकल वैल्यू जो होती है पॉइजन्स रेशियो की वो -1 से लेकर के 0.5 तक के बीच में होती है। ये याद रखने वाला पॉइंट है, कई बार इस पे सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वो ये है कि थियोरेटिकल वैल्यू जो होती है पॉइजन्स रेशियो की वो -1 से लेकर के, और वो कहां तक होती है? 0.5। और प्रैक्टिकल वैल्यू की जब मैं बात करता हूं तो वो आती है बेटा 0 से लेकर के और 0.5 के बीच में, 0 से लेकर के 0.5 के बीच में। ये है आपका पॉइजन्स रेशियो की थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू। तो कई बार इसी पर, इस छोटे से पॉइंट पर भी सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बनाया जा सकता है। इसमें भी मैं यदि आपको स्पेसिफिकली कुछ एग्जांपल्स देना चाहूं तो जनरली जो कॉर्क होता है उसके लिए सिग्मा कॉर्क 0 हो जाएगा। मेटल्स के लिए ये आपका लगभग 0.3 के आसपास होता है, और रबर के लिए सिग्मा ऑफ रबर जो होता है वो आपका 0.5 होता है। सवाल ये नहीं बनता है, सवाल ये बनता है कि सवाल ऐसे बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब कुछ ऐसे लिख देगा, कैसे? सिग्मा कॉपर ग्रेटर देन सिग्मा रबर, या सिग्मा रबर
ग्रेटर देन सिग्मा कॉपर। अब एक बार तो मैंने कॉपर ले लिया है, हो सकता है कि वो ऐसा ऑप्शन ही ना बनाए, वो इसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन लिख दे कि सिग्मा, मतलब देखो यहां पे लिखने की बजाय मैं यहां पे लिखता हूं, इसी ऑप्शन को वो ऐसे घुमा देगा, सिग्मा रबर इज ग्रेटर देन सिग्मा आयरन। अब आपको समझना है आयरन क्या है, एक मेटल है, तो मेटल के लिए जो सिग्मा है वो कम आएगा, 0.3 आ रहा है, जबकि उसके लिए कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। यस और नो। और कॉर्क के लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कॉर्क के लिए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एक्चुअली देखो, जो मैं थियोरेटिकल वैल्यू की जो मैं बात कर रहा हूं ना, थियोरेटिकल वैल्यू जो है वो -1 से लेकर के 0.5 के बीच में होती है, वो होती है होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए। होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल जो आप केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ते हो इस टॉपिक को, तो वहां से आपको इसको देखना जरूर है। ठीक है, यस और नो, श्योर है। नाउ लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर को, एक्चुअली ऑलरेडी 1 घंटा तो हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा और खिंच गया है तो खींच लेते हैं, 2-3 मिनट और पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, 2-3 मिनट पढ़ने में कोई बिगड़ेगा क्या आपका? सर बहुत कुछ बिगड़ रहा है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं ये बता दूं आपको कि यहां पर क्या होता है, इसमें कुछ चीजें और आती हैं, और वो चीजें क्या हैं, रिलेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। किस किस के रिलेशन के बारे में? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कई बार सीधे सीधे सवाल बहुत मतलब पहले पूछे जा चुके हैं, तो हम नहीं चाहते कि यदि वापस से यदि कोई चीज उसने रिपीट करी एग्जामिनर ने, तो आप धरे की धरे नहीं रह जाएं। तो इसके लिए मैं आपको वो कुछ रिलेशंस बता देता हूं, और वो रिलेशन बेटा आपको याद रखने हैं। ठीक है, पॉइंट है रिलेशंस इन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब इनके जो रिलेशंस है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजंस रेशियो, इनसे रिलेटेड कुछ रिलेशंस होते हैं जो मुझे याद होने चाहिए। और वो रिलेशन में सबसे एक पहला रिलेशन आता है 9/y। 9/y, y का मतलब क्या है, यंग मॉडुलस, और ये आता है 1/k प्लस का 3/eta। ठीक है, ये एक रिलेशन है, याद करना है आपको डायरेक्टली सवाल। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग इसे डिराइव नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो रिलेशन है आपके पास में वो होता है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजंस रेशियो से रिलेटेड। देखो मैं सीधा सीधा रिलेशन लिख रहा हूं जिनको आपको याद ही करना है, और वो रिलेशन है y बराबर 3k। कहां से आए, तो बेटा इसमें कहां से आए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसके डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिंस पहले कभी तो भी इस पे सवाल पूछे जा चुके हैं अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए बस मैं इनको लिख के दे रहा हूं आपको। और एक है बेटा y बराबर 2 टाइम्स ईटा 1 प्लस का सिग्मा, एक रिलेशन ये हो जाएगा। एक रिलेशन और आएगा y बराबर 9k ईटा अपॉन 3k प्लस ईटा, और एक रिलेशन आएगा सिग्मा बराबर 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k प्लस का 2 ईटा। ठीक है, ये कुछ रिलेशंस हैं, यदि याद हो जाएं तो ठीक है, और याद नहीं होते हैं तब भी इतना कोई घबराने वाली बात है नहीं। बस ये है कि मैं बस कहना चाहता हूं कि यदि याद हो जाएं तो बहुत ही अच्छी वाली बात है, याद हो जाएं तो बहुत ही अच्छी वाली बात है, और याद नहीं होते हैं तो फिर तो बेटा कुछ किया जा नहीं सकता। बट मेरा मानना है कि यदि आप याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, यदि कोई सवाल आता है तो। लेकिन यदि आप परेशानी फील कर रहे हो इन फॉर्मुलेज को याद करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिए। सवाल आने की उम्मीद सबसे कम है, सवाल आने की उम्मीद सबसे कम है। लेकिन जो अब इस पे जो सवाल बन सकते हैं बेसिक बेसिक वाले, उन सवालों को मैं आपको जरूर करवाऊंगा, और उन्हीं सवालों को हम लोग यहां पर देखेंगे भी। एक पूरा लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और एक लेक्चर और बचा, मतलब 2 लेक्चर और ले लेंगे हम लोग। एक लेक्चर में आपका देखो इलास्टिक एनर्जी वाला टॉपिक बच गया, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का बिहेवियर वाला एक टॉपिक बच गया, तो उसको उसमें कर लेंगे इलास्टिक एनर्जी से रिलेटेड, और एक न्यूमेरिकल वाला एक लेक्चर ले लेंगे। तो 4 लेक्चर के अंदर में ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका होगा। श्योर हैं? सो इसी के साथ में अपने बेटा आज के इस लेक्चर को हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं, अभी वाइंड अप कर लेते हैं। लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा खिंच गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो जितना हमारा बच गया था उन सबको हम लोगों ने यहां पर कवर कर लिया है। बुकलेट में जाकर जरूर देखना, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन एंड पॉइजंस रेशियो, उस स्ट्रेन के रिलेशंस को भी एक बार नजर जरूर मार लेना। इवन दो मैं कह रहा हूं कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बेटा नजर मारने में कोई बुराई
नहीं है। ठीक है, श्योर। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.